नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आज बात करेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जिन पर लगातार सीबीआई की छापेमारी और बल्कि 21 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और साफ तौर पर उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर के टाइमिंग्स को लेकर के सवाल उठाए और उन्होंने साफ तौर पर कहा अरविंद केजरीवाल ने कि ये टाइमिंग्स आप लोग जरा देखिए, जब अमेरिका का एक पेपर है जिसमें तारीफ की जाती है, जिसके लिए लोग फ्रंट पेज पर आने के लिए तरसते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, तारीफ की जाती है और उसी बीच ये कार्रवाई होती है। तो मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा और सीबीआई की टीम का दिल्ली के घर में छापा और आबकारी मामले में सीबीआई ने छापा मारा है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने कहा हम कट्टर ईमानदार हैं, अच्छा काम करने पर परेशानी हो रही है और दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर एफआईआर भी दर्ज की और दिल्ली में 21 जगहों पर सीबीआई ने छापा मारा। जी हां, कोई एक दो जगह नहीं, 21 जगहों पर यह छापेमारी की घटना को अंजाम दिया गया और आबकारी मामले में एलजी ने सिफारिश की थी, सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी और दिल्ली के आबकारी मंत्री हैं मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ 3 आईएएस अफसरों के घर पर भी सीबीआई का छापा। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है पूरे देश में, उससे घबराकर वो हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति को बदनाम करना चाहते हैं। आपने देखा होगा एक दिन पहले अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी जिसमें फ्रंट पेज पे मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की, केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई। अब वो दूसरे दिन सुबह सुबह सीबीआई भेज दे रहे हैं उनके घर। कोई जांच होती है तो उसमें अगर एक एक कोठरी भर करके नोट निकल आवे तो भी वो ईमानदार है, और अगर कोई जांच करने के लिए एजेंसी जाए तो वह जांच उनको विपक्ष में है इसलिए हो रही है, इस प्रकार का आरोप लगाना उनका फैशन बन गया है। सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं तो सीबीआई जांच कर रही है तो उसका वेलकम करना चाहिए। केजरीवाल और सिसोदिया बड़ी पीठ थपथपा रहे थे कि हजारों करोड़ रुपए दिल्ली के रेवेन्यू का, इसलिए हम नई शराब नीति ला रहे हैं। ये बीजेपी वाले इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये दिल्ली के अंदर हजारों करोड़ रुपए रेवेन्यू का फायदा नहीं होने देना चाहते। लेकिन अब जब सीबीआई की जांच हो गई तो आपने नई शराब नीति को वापस क्यों लिया? जवाब है उनके पास। शराब नीति पे कार्रवाई हो रही है, दिल्ली की आबकारी नीति पे एक बड़ी लूट का आरोप है, करोड़ों का घोटाला है, तो ये कौन सा अच्छा प्रदर्शन हो गया? इस दिल्ली का कोई आदमी पहली बार आश्चर्य में पड़ जाएगा कि शराब पे बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, इसलिए सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। और जो लगातार ये विषय हो रहा है कि केजरीवाल जी बोलते मेरी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, उसका भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो सिसोदिया के घर सीबीआई का छापा, लेकिन कार्रवाई हो रही है। इस बीच सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं कि क्या बदले की कार्रवाई और टाइमिंग्स को लेकर के। लेकिन नई शराब नीति आखिर क्यों वापस ली जा रही है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। एक हेल्दी पैनल आज हमने खास बुलाया है, जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ वैभव माहेश्वरी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। वैभव जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। उमा शंकर पांडे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। उमा शंकर जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चंचल यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता। चंचल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और दुष्यंत जादौन जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। दुष्यंत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका। सवाल आप समझ रहे हैं और जवाब भी मेरे समझ से आज मेहमान काफी तैयारी के साथ आए होंगे। लेकिन मैं कोई भी आरोप प्रत्यारोप सवाल जवाब में करूं, मैं सबसे पहले वैभव माहेश्वरी जी आपके पास आ रहा हूं। लगातार छापेमारी की जा रही है, सिसोदिया ने, मनीष सिसोदिया ने सीबीआई का स्वागत भी किया है। मैं सबसे पहले जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आलोक जी, बिल्कुल
कोई भी एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं हुई है। जो वही होता आज जो हुआ है वो वही हुआ है जिसके बारे में लगातार हमारे जो लीडर्स हैं वो कह रहे थे कि अब ये हमारे पास सीबीआई भेज सकते हैं, ये आज हमारे पास ईडी भेज सकते हैं, इनकम टैक्स भेज सकते हैं। और सीबीआई के छापे की तो खबर ऐसी है कि ये बहुत पहले तक बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया था कि हमारे पास अब ये सीबीआई भेजने के चक्कर में है। होता क्या है कि आप देख रहे हैं जो केसेस चल रहे हैं उनका पैटर्न देखिए। सत्येंद्र जैन को हिमाचल का प्रभारी बनाया जाता है, हिमाचल में आम आदमी पार्टी का ग्राफ उठता है, सत्येंद्र जैन के घर ईडी पहुंच जाती है। मनीष सिसोदिया जी जो है, जो कि लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं, जब उनके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार के फ्रंट पेज पे छपता है तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी को मिर्ची लगती है कि मेरे अलावा किसी और का फोटो छप गया, मेरे फर्जी मॉडल के अलावा किसी और का असली मॉडल कैसे सामने आ गया। तो वो एक कायराना हरकत करते हुए सीबीआई को उनके घर भेज देते हैं। तो ये चल क्या रहा है आखिर? इस देश को क्या आप सीबीआई से चलाना चाहते हैं, ईडी से चलाना चाहते हैं, इनकम टैक्स से चलाना चाहते हैं? इस देश में आखिर शिक्षा और स्कूल के प्रवक्ताओं से आपको इतनी चिढ़ क्यों है? जी नहीं वैभव जी, जब ये सवाल जब अन्य लोगों से पूछा जाता है, अन्य राजनीतिक दलों से या एक प्रबुद्ध वर्ग से, तो वो ये भी कहता है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सांच को आंच क्या, बल्कि जांच में तो सहयोग करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए सीबीआई का। आखिर आलोक जी, कहना यह है कि जांच एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही हैं, जांच एजेंसियां मोदी का काम कर रही हैं, जांच एजेंसियां भाजपा का काम कर रही हैं। अगर जांच एजेंसी अपना काम कर रही होती तो गुजरात में जो शराब पी के तमाम लोग मर गए, जांच एजेंसियां वहां पहुंचती। अगर जांच एजेंसियां अपना काम कर रही होती तो जांच एजेंसियां जो समाचार जो है मोदी के पक्ष में झूठी लहर बना बना के दिखा रहे थे और भारत समाचार जो तमाम तरह के खुलासे कर रहा था, वहां जाने के बजाय कहीं और जाती। तो जांच एजेंसियां किसके इशारे पर कैसा काम कर रही हैं, ये बिल्कुल जग जाहिर है। ये लोग बहुत बेशर्मी के साथ जांच एजेंसियों पर सवाल उठ रहे कुल मिलाकर के। मैं दुष्यंत जी के पास आ रहा हूं। दुष्यंत जी, आपने सुना वैभव माहेश्वरी जी को जब मैंने सवाल किया तो कुल मिलाकर के जब मैंने जांच में सहयोग की भी बात की, वेलकम की भी बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर सवाल किया। अब जरा इनके सवाल का जवाब चाहूंगा मैं आपसे। जी आलोक जी, जांच एजेंसियों पर उंगली उठाने से पहले कम से कम ये कोर्ट का वो आदेश पढ़ लेते जिसमें सत्येंद्र जैन के ऊपर कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि आप मंत्री पद से क्यों नहीं हटा रहे, ये दोषी हैं। लेकिन चूंकि ये वो कट्टर ईमानदार जिसको कोर्ट बेल नहीं दे रहा है, पिछले 3-4 महीने से वो जेल के अंदर है, उसको बेल नहीं दे रही है कोर्ट, उसको भी ये कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। आज ये न्यूयॉर्क टाइम्स में जो अखबार में जो छपा है उसके बारे में यही चीज है। एक करके सुनेंगे, देखिए कौमा भी सुनेंगे, खलीज टाइम्स में छपा। रुक जाइए वैभव जी, मैंने आपकी बात बहुत शांति से सुनी, थोड़ी मेरी बात भी सुनिए। मैंने पहले ही कहा, आज न्यूयॉर्क टाइम्स की ये बधाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग। अरविंद केजरीवाल जी जो न्यूयॉर्क टाइम्स में अखबार में जो दे रहे हैं कि ये छपा है, हमारी शिक्षा नीतियों की बहुत तारीफ हो रही है, यही सेम टू सेम, इसमें कोमा का भी अंतर नहीं है, यही फोटो खलीज टाइम्स में छपती है। तो ऐसा मैंने पहली बार विश्व में देखा है कि 2 अखबार, बड़े बड़े देश के विदेश के अखबार एक जैसा सेम टू सेम, मतलब कॉपी कर लिया। ऐसा फोटो कोमा भी अंतर नहीं है, ऐसे फोटो अखबार में दिए हैं। तो आप जानते हैं पूरे देश में, भारत देश में ये जब ऐड देते हैं तो एक जैसा ऐड सारी जगह आता है। इसी तरह इन्होंने पैसा देके भारत की देश जो सच्ची जनता है, टैक्स पेयर जनता है, उसके पैसे को लेकर इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐड दिया, खलीज टाइम्स में ऐड दिया। हमारा पैसा जो टैक्स पेयर का पैसा ये एडवर्टाइजमेंट में बर्बाद कर रहे हैं। और कट्टर ईमानदार सरकार बताने वाले इनके अजय तोमर कट्टर ईमानदार, वो जेल में, इनका राशन कार्ड बनाने वाला वो जेल में, और मनीष सिसोदिया को जो कट्टर बता रहे हैं ये भी जेल जाएंगे। इनको पता था सीबीआई का छापा पड़ना था, इसलिए इन्होंने ऐसी प्रोपेगेंडा बनाया कि नहीं साहब हम अखबार में छप रहे। एक सिंगल स्कूल नहीं बनाया इन्होंने पूरे दिल्ली में, एक सिंगल स्कूल बनाया हो, एक सिंगल हॉस्पिटल नहीं बनाया। लेकिन बड़ी बात यह कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो अखबारों को लेकर के, उनके मटीरियल को लेकर के, उनके कंटेंट को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, कट पेस्ट को लेकर के। भाई सारी राजनीति एक तरफ, आरोप प्रत्यारोप एक तरफ, लेकिन अखबार में कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के एक मॉडल दिया गया, उसकी भी सराहना की है। बात उस पे कंटेंट पे अगर हम ध्यान दें और आम लोगों से जुड़ा हुआ कि नहीं, आलोक जी मुझे एक बात आई, उस पर फोकस करना चाहिए। उस पर जी चलिए ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। मैं आपके नहीं, आप छपने पर सवाल, खबर होगी तो वैसे छपेगी, फिर वो चाहे हिंदी का अखबार हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। जी
आप छपाई पर सवाल नहीं उठा सकते। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ दुष्यंत जी और वैभव जी, मैं आपके पास आऊंगा। जरा मेरे पास और भी मेहमान है साथ में, जरा उनकी भी सुनेंगे। उमाशंकर जी, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करना चाहूंगा। उमाशंकर जी, क्या लग रहा है कि वाकई में ये आवाज दबाने की कोशिश की जाती है कि जब कभी भी कोई मामला सामने आता है राजनीतिक, और उसके बाद ये दबाने की कोशिश? जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए आलोक जी, हाँ, इस बात में मुझे लगता है देश के किसी व्यक्ति को जरा भी शक शुबहा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, खास करके मोदी जी और अमित शाह जी, अपने विपक्षियों को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, कोर्ट, ना जाने जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबका दुरुपयोग करते हैं। ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि जब पश्चिमी बंगाल में चुनाव चल रहे हों और उस समय वहाँ सीबीआई के दौरे लग जाएं मोदी जी के पहले। ये कैसे संयोग हो सकता है? ये कैसे संयोग हो सकता है कि नीतीश कुमार जी, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री थे, तब तक तो वो राम राज्य के प्रतीक थे, और जैसे ही सरकार बदली वैसे ही वो रावण राज्य के अंग हो गए। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि जिस पंजाब में ये सरकार पहले चला रहे थे, वही पंजाब इनको खूनी नजर आने लगता है, चुनाव प्रचार के दौरान ड्रामेबाजी करने लगते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है आलोक जी कि सभी संवैधानिक संस्थाओं का और गंभीर चिंता और चिंतन का विषय ये है कि मोदी जी के सरकार में ये पहली बार हुआ कि जिसका मामला, जिस कोर्ट में अमित शाह जी का मामला था, उस जज की हत्या हो जाती है, आज तक उसकी जांच नहीं हुई। ये कितना दुखद है, देश के लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है कि पहली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हो। ये पहली बार है कि सीबीआई और राज्यों की पुलिस आपस में लड़ रही है। ये पहली बार है कि 2-3 राज्यों की पुलिस आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है। यानी कि लोकतंत्र का जितना क्षरण हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन कुछ और गंभीर प्रश्न उठते हैं आलोक जी। आम आदमी पार्टी पर भी बड़े गंभीर प्रश्न हैं। आज आप पर आरोप लग रहे हैं तो आप अखबारों का सहारा लेकर अपने दामन को पाक साफ करना चाहते हैं। आप याद करिए, 350 पेज का सबूत लेकर अरविंद केजरीवाल जी शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप लगाते थे बिजली और तमाम मुद्दों पर, और उसके बाद आपकी सरकार बन गई। अब शीला दीक्षित का मुद्दा आप नहीं उठाते हो, ना ही आपने शीला दीक्षित जी के खिलाफ कोई कार्रवाई की। यानी कि जो झूठ और प्रोपेगंडा और तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती रही, वही आरोप लगाकर बिल्कुल सेम पैटर्न पर चलते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने भी उसी का दुरुपयोग किया था। और यही स्थिति है, यही कारण है कि आज दोनों लोग एक ही डूबती हुई नाव पर सवार। आरोप प्रत्यारोप का दौर ये लगातार चलता है। ये बात मैंने शुरुआत में ही कही थी कि इसमें हर राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं है। लेकिन सवाल ये, क्या आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रभावित कौन होता है? सवाल किस पे उठते हैं? सवाल जांच एजेंसियों पर उठते हैं कहीं ना कहीं, जिस तरीके से लगातार मामले सामने आए। चंचल जी, कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में आपको क्या लग रहा है कि जब कभी भी कोई भी राजनीतिक अगर परिदृश्य में देखें तो सवाल उठाएगा तो उसको ईडी का डर जरूर दिखाया जाएगा। अब यह संदेशा एक जा रहा है। देखिए आलोक जी, सबसे पहली बात तो बहुत दुखद है आज जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार बीजेपी द्वारा चीरहरण हो रहा है। आप देखें, जहां जहां जो लोग भी मुखर हैं विपक्ष में, जो लोग भी मुखर हैं, उनके खिलाफ सीबीआई, विजिलेंस, ईडी लगातार जो है जांचें कर रही हैं और लगातार उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। आप पूरे देश के जहां जहां जो विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, जो अपनी बात बहुत दमदारी से रखते हैं, जो जनता में लोकप्रिय हैं, उनके खिलाफ बीजेपी लगातार जो है एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने की लगातार साजिश करती रहती है। मैं आपको बताऊं कि सोचिए, अभी इन्हीं के मंत्री हैं, मैं तो देख रहा हूं कि आज के टाइम में मतलब क्या मजाक बना दिया है। आज दुनिया हमारे देश के ऊपर क्या मतलब हंस रही होगी कि सोचो, आज जिस देश का सबसे मजबूत लोकतंत्र था, आज वहाँ पे बीजेपी के दो लोग और अपने व्यापारी साथियों के साथ मिलकर के पूरे देश की जो है आर्थिक व्यवस्था से लेकर के, लोकतांत्रिक मूल्यों से लेकर, संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के आज कुछ बचा है क्या? आप सोचो, ये सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके बेच दे रहे हैं और ये सबसे ईमानदार हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ कि इनकी ईडी जो है, अभी हमारे पांडे साहब ने जिक्र किया कि गुजरात का जिक्र किया। अभी देखिए, गुजरात में अडानी एयरपोर्ट के पास सोचो 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का जो है
एक इनका पकड़ा जाता है, उसके बाद जो है ये कोई उसकी जांच नहीं होती है, इनकी ईडी वहां नहीं पहुंचती है। अभी इन्हीं की उत्तर प्रदेश सरकार में दिनेश खट्टिक ने स्पष्ट बताया कि जो है आपके नमामि गंगे में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन इनकी ईडी कहां है वो पता ही नहीं चलता है। और आप सोचिए कि इसी प्रदेश के अंदर एक एक डिपार्टमेंट में बड़े बड़े घोटाले हुए, इनके सरकार के मंत्री लोगों ने आरोप लगाया और आपके चलन भी चलाया। आप देखिए स्थानांतरण घोटाला हुआ, पीडब्ल्यू विभाग में इंजीनियर चीफ को सस्पेंड किया गया। इनके यहाँ जो क्या नाम है जितिन प्रसाद जो साहब थे, उन्होंने बताया कि ऐसे तमाम है। लेकिन ये बताओ कि आप बताओ, क्या अगर आप निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि आपको जो साच को आंच नहीं आती है, सवाल उठा रहे, सवाल ये है आपको आप पार्टी से भी सवाल पूछना चाहिए चंचल जी, बड़ी बात तो ये। लेकिन कुल मिलाकर के दुष्यंत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए कांग्रेस का भी सवाल, सपा का भी और आपका भी सवाल कि जो पूरी तरीके से आरोप लग रहे हैं, चाहे वो गुजरात का मॉडल हो, कितने लाख की कितने करोड़ की वहां पर हेरोइन पकड़ी गई, कितने लोग वहां पर उनकी शराब, जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। और बड़ी बात है जो लगातार कांग्रेस भी इस चीज को आरोप लगाती है कि आपके अपने जो है उन पर किस तरीके की क्या कुछ कार्रवाई की है, तभी बीजेपी में ऐसी वॉशिंग मशीन है जो आकर के सब उसमें धुल जाते हैं। ये आरोप लगता रहे। इस सवाल का जवाब चाहूंगा जरा मैं आपसे। नहीं, बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूंगा। आप देखिए पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, एक भी घोटाला हुआ? अब आरोप लगाना अलग विषय है। अगर आरोप आप चोरी करो, अगर चोरी ना मानो अपने आप को, बताओ मैं सबसे बड़ा मालूम होगा। चंचल जी अरे सुन लीजिए ना। चलिए हाँ, एक नमामि गंगे का जो भ्रष्टाचार है, पहले सुन लीजिए, मंत्री ने आरोप लगाए, आपकी ईडी कहां है? आपने कोई जांच कराने की जहमत उठाई? चंचल जी मैंने आपको सवाल पूछा, मैंने आपको सवाल पूछा जी दुष्यंत जी, आज पूरे देश में आईडी के मजाक बनते हैं। सारा समय शांत कराने में निकल जाएगा, एक एक करके सुनेंगे जी। दुष्यंत जी को घोटाले में आरोप लगा सके, अब आरोप लगा रहे हो कि चैलेंज करता हूं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जाए ना कोर्ट, जाए शिकायत करें, क्यों नहीं जाते कोर्ट? अगर आपके पास सच्चाई है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट तो न्याय करेगा, लेकिन आपकी बातों में सच्चाई है ही नहीं है। आप जानते हैं झूठा आरोप लगाया, इसलिए आप कोर्ट जाने से डरते हैं। जाइए ना कोर्ट, क्यों नहीं जाते कोर्ट? कोर्ट के रास्ते सबके लिए खुले हुए हैं, जाइए कोर्ट में जाकर शिकायत कीजिए कि साहब ये भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों नहीं जा रहे हो? कोर्ट के माध्यम से भी कोर्ट लड़ होती है, लेकिन आप सब लोग एक ही थैली के चट्टे वट्टे हैं जो सिर्फ एक दूसरे का साथ देके। आपने आम आदमी पार्टी की शिकायत नहीं करी, आम आदमी पार्टी ने वहां भ्रष्टाचार किया, आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप सब लोग बीजेपी के पक्ष में विरोध में खड़े होना है बस आपको। अरे भैया आम आदमी पार्टी से भी सवाल कर लेते। चंचल जी आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, कम से कम दिल्ली के भ्रष्टाचार पर तो बोलते, लेकिन आपको ईडी दिखाई दे रही है। चंचल जी आप चंचल जी का साथ न मांगिए, आपके साथ ईडी और सीबीआई खड़े हुए हैं। आप चंचल जी का साथ न मांगिए, आपके पास ईडी सीबीआई खड़ी हुई है। अच्छा क्यों नहीं जा रहे हो? मुझे नहीं चाहिए सीबीआई किसके साथ खड़ी है, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। चट्टे वट्टे हैं भ्रष्टाचार के सुनिए वैभव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं एक सवाल बड़ी जिम्मेदारी से लेकर के। इस पूरे मामले को लेकर के, टाइमिंग्स को लेकर के सवाल उठे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, ईडी भी आई सवालों के घेरे में, सीबीआई भी, और डर भी लगातार सामने आ रहा है। लेकिन आप मुझे यह बताइए इस सवाल का जवाब, जो नई शराब की नीति को लेकर के बात करें, जो मामला है अगर हम रूट पर जाएं इसकी, तो उसको वापस ही क्यों लेना पड़ा? ये जरा आप लोग समझा नहीं पाए क्या बीजेपी वालों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैंने आपसे किया सर। जवाब आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। क्या कमियां थी, क्या नहीं बता पाए, क्या समझ नहीं पाए? हुआ ये कि जो नई शराब नीति थी वो इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट थी कि उसके बाद दिल्ली का गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ा, जो कि आंकड़ों के अंदर है। और इसके अलावा जो शराब माफिया और जो शराब के बिजनेस में जो गड़बड़ चल रही थी वो सारी बंद हुई। बीजेपी के तमाम नेताओं के, तमाम लोगों के इसके अंदर मिलीभगत रहती थी। आप देखिए गुजरात में कितना बड़ा रैकेट इनका पकड़ा गया, ये लोग शांत रहे, कोई इनकी सीबीआई भी सामने नहीं आई। इसके अलावा कहानी यह है कि जब शराब के ऊपर पिछली बार सीबीआई की उन्होंने बात करी, तो जिन व्यापारियों को शराब के ठेके दिए गए थे, तमाम जो 500, 400 दुकानें खुली थी, उनके घर घर जाकर इन लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करने शुरू कर दिया। अब मामला अगर सरकारों का है तो सरकारें जांच करें एक दूसरे की। आप सीबीआई से आम आदमी पार्टी की सरकार की जांच कराइए, लेकिन उन दुकानदारों का क्या दिक्कत है जिनको ये दुकानें अलॉट की गई? तो उनका जब उत्पीड़न शुरू हुआ तब हमारी पार्टी ने ये तय किया कि इस नीति को आप वापस पुरानी वाली नीति को लागू कर दीजिए, इन लोगों का उत्पीड़न बंद हो, जो सीबीआई जांचें करनी है वो हमारी कर दो, जो जांचें करनी है, जो बात करनी है वो हमारे साथ करिए। पारदर्शिता थी जो पसंद नहीं आ रही। दुष्यंत जादौन जी, पूरी तरीके से पारदर्शिता थी, एक ट्रांसपेरेंसी लाई थी, क्या जो आरोप है वैभव जी ने लगाया वो रास नहीं आ रही थी क्या?
भैया काम धंधे बंद हो गए, शराब के खेल बहुत बड़ा था दिल्ली में। जादव जी को क्योंकि हुआ क्या, कोरोना के वक्त, बेबाब जी सुनिए, कोरोना के वक्त जब देश में महामारी चल रही थी, उस वक्त जब फीस कम की जा रही थी तो उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने के लिए तो आदेश एलजी के लिए एप्लीकेशन भेज दी, लेकिन इन्होंने शराब नीति पर जो बैठक की उसकी जानकारी एलजी को नहीं दी। अब इन्होंने क्या किया, नई शराब नीति ये कहते रहे कल तक, ये जब वापस नहीं की उससे पहले ये कहते हैं इतने करोड़ों का मुनाफा। यादव जी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, होमवर्क करके पढ़ लिख के आया करो, आप युवा नेता हो, पढ़ लिख के आया करो। हर नीति पर एलजी के साइन है, एलजी के साइन है, सभी नीति पर एलजी के साइन है, आप पढ़ लिख के आया करो, कभी भी झूठ नहीं बोला करो। अरे सुन लीजिए ना भाई, पहले सुनिए, वैभव जी गलत हो तो बताना मेरे को। इन्होंने क्या किया, अरे गलत बोल रहे हैं, पहला तो ये एलजी के छुपा के कौन सी नीति वहां लग जाएगी। दूसरा ड्राई डे कम कर दिए, सुन लीजिए, ड्राई डे कम कर दीजिए, 400 दुकानों की जगह 800 दुकानों की। सुन लीजिए वैभव जी, एक इनके जो भाई आप गलत सलत बोल रहे हो तो कैसे सुन लेंगे। जितनी दुकानें थी उसमें 5 दुकान कम हो गई टोटल। पहले जितनी दुकानें थी उसमें नई दुकानों और पहली दुकानों में 5 दुकानों का फर्क है। 5 दुकानें नई नीति में कम हो गई हैं, आप कह रहे हो बढ़ गई हैं। कैसे आपकी बात सुन लीजिए। मिनिमम कॉस्ट जमा हुई, उस पर यह था कि वहां पर टेंडर होगा और उस टेंडर को लेने वाली कंपनी ने जब मना कर दिया, उसको इन्होंने 30 करोड़ वापस कर दिया, जबकि नियम और ये कहता है कि आप पैसा वापस नहीं कर सकते। यही भ्रष्टाचार हुआ और इन्होंने 50 रुपए प्रति क्रेट लोगों को डिस्काउंट दे दिया जो किसी के संज्ञान में नहीं था। तो भ्रष्टाचार तो बहुत बड़ा हुआ। जब भ्रष्टाचार देखिए राजनीतिक दल कैसे समझा रहे हैं, कहा कि नहीं बड़ी बात ये हमारे लोगों को लोग परेशान कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि बहुत देर से आप सब समझ में आ रही है थे जब दुष्यंत जी बता रहे थे और वैभव जी भी बता रहे थे। एक अहम सवाल मैं इसलिए वैभव जी मैं आ रहा हूं, मैं उमाशंकर जी से सवाल का जवाब ले लेता हूं। बहुत नैतिकता की बात कर रहे थे राजनीतिक दल, ट्रांसपेरेंसी की भी बात की जा रही थी जब नई पॉलिसी को लेकर के, लेकिन एक अहम सवाल ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, बिना एलजी की मंजूरी के जो दिल्ली गवर्नमेंट है कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर शराब ठेका नीति गलत थी तो फाइल पर हस्ताक्षर क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल जरा उमाशंकर जी से मैं चाहूंगा। देखिए बिल्कुल आपका प्रश्न भी जायज है और इसमें सच्चाई भी है। दिल्ली का जो एलजी है वो टोटल एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेतृत्व का जेबी व्यक्ति होता है और वो बाकायदे भाजपा के पदाधिकारी की तरह लड़ता है, विपक्ष की भूमिका निभाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, अन्य जगहों पर भी जहाँ भी इनके राज्यपाल हैं, क्या वेस्ट बंगाल में जो तत्कालीन राज्यपाल थे और आज एक बड़े पद पर पहुँचे, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में बंगाल के चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किया था? बिल्कुल किया था। देखिए रही बात शराब नीति की, वैभव माहेश्वरी जी को मैं सुन रहा था, ट्रांसपेरेंट नीति की बात कर रहे थे। भाई दुकानों की संख्या निश्चित रूप से दिल्ली में बढ़ाई गई और साथ ही साथ ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है कि 25 वर्ष तक के बच्चों को शराब पीने की इजाजत थी। उमाशंकर जी साबित कर दो कि दुकान की संख्या बढ़ गई, मैं कागजों पर मैं डिबेट में आना छोड़ दूंगा। सुन लीजिए आप साबित कर दो। आप मैं आ रहा हूँ उस पे। देखिए आप भी सुन लीजिए, ये आप भी प्रोपेगेंडा में फंस गए। सुन लीजिए आप सुन लीजिए चलिए उमाशंकर जी तैयारी के साथ बैठने में जरा चाहूंगा कि हाँ अपनी बात रख ले उमाशंकर जी। माहेश्वरी जी क्या ये नहीं है कि 25 क्या शराब पीने वालों की आयु 25 से घटाकर 21 नहीं कर दी गई दिल्ली में? इसके लिए सीबीआई नहीं आई है, वो फिर बात नहीं, आप पहले आप सुनिए, ट्रांसपेरेंसी की बात सुनिए। क्या ये सही नहीं है कि तमाम जगहों पर आपने 24 घंटे शराब बिक्री को छूट दे दी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि टेंडरिंग प्रक्रिया में तमाम बदलाव किए गए जिससे निजी दुकानदारों को फायदा पहुंचा? क्या ये नहीं है कि लाइसेंसिंग फीस में माफी दी गई उन्हीं प्राइवेट लोगों को? क्या आप इससे मना कर सकते हैं? और अगर आप मना कर रहे हैं तो ये सीबीआई जांच का विषय है, फिर आप उसको दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। लेकिन आलोक जी जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये आम आदमी पार्टी पहले तो कांग्रेस पर आरोप लगाती थी और तमाम तरीके के आदर्श वाक्य बोला करते थे केजरीवाल जी, मुझे याद है। आज उससे भाग रहे हैं, उस पर चिल्ला रहे हैं, ये अनुचित है। इनको बिल्कुल जैसा कि केजरीवाल जी ने कहा उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जांच के लिए खड़े होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथी से मैं पूछना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान के व्यापम की जांच कहां लटक गई है? येदियुरप्पा के माइनिंग घोटाले की जांच कहां लटक गई है? येदियुरप्पा के घोटालों की जांच कहां लटक गई?
रमन शराब सिंह पे के रहते हैं। चावल घोटाले की जांच कहां अटक गई? मुकुल राय के खिलाफ जो चिटफंड घोटाला चल रहा था ईडी का, वो जांच कहां लटक गई? ये जो आपका जांच चरित्र है, इसलिए ये क्योंकि जो जांच भाजपा एजेंसियों में पर गया, जब आप लोग सवाल उठाने लगे इसलिए जांच अरे मैं कहता हूं जांच कि आप लटक छोड़ गई। दीजिए सारी जांचों को, जी। पुरानी को। अभी शराब नीति की बात कर रहे हैं। जी। गुजरात में भी जो इतने लोग शराब पी कर मर गए, किसी के मुंह से एक बोल फूटा। प्रधानमंत्री जी के क्रिकेटर की अगर उंगली में चोट लग जाती है तो ट्वीट करने लग जाते हैं। और आपके गुजरात में जिस मॉडल की आप तारीफ करते थकते नहीं है, वहां पर तमाम लोग शराब पी के मर जाते हैं, आपके मुंह में बोलने ही फूट रहा है। ये किस तरह की कायरता है? जी, मैं आऊंगा जरा दुष्यंत जी से, लेकिन एक बार मैं चंचल जी के पास आ रहा हूं टिप्पणी लेकर के। चंचल जी, कुल मिलाकर के देखिए, बात ट्रांसपेरेंसी की आ रही है, बात पारदर्शिता की आ रही है, लेकिन शराब ठेका नीति गलत थी तो फाइल पर हस्ताक्षर के, मतलब रूट पे कोई नहीं जा रहा है। देखिए, जहाँ तक बहुत सही आपने बात कही कि भाई अगर क्या नाम है, पॉलिसी गलत थी तो फिर वहाँ एलजी के हस्ताक्षर नहीं होते। लेकिन जब एलजी के हस्ताक्षर हुए हैं तो सीधी सी बात है कि भाई क्या नाम है, पॉलिसी सही रही होगी या जो भी चीज़ें हैं, मैं उससे ज़्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर यहाँ पे स्पष्ट कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, जो पूरे देश में चर्चा के विषय है, आज एक आम जनमानस में, आज सोचो कि देश की जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके ऊपर मजाक बन रहा है। आज एक नौजवान जो है उसके ऊपर बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं कि भैया ईडी जो है बैग लिए खड़ा है, कहाँ चुनाव आने वाला है वहाँ पे जाना है। केवल ये विपक्ष के नेताओं को केवल परेशान करने के लिए इनकी जो आज के टाइम में सारी की सारी संस्थाओं का मिसयूज हो रहा है। तो सवाल ये है, तो मेरा कहने का मतलब, आप सोचिए जैसे आपने अभी पांडे साहब ने बताया उदाहरण कई सारे, चाहे मुकुल राय से मतलब रहा हो, चाहे रेड्डी बंधु से रहा हो, येदियुरप्पा का आपने जिक्र किया, आपको हेमंत बिस्व शर्मा का आपके सामने एग्जाम्पल बहुत बड़ा है जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया जो आपकी पार्टी में आ गए तो वो ऐसा पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन आपने लगा रखी है कि जो बीजेपी में आने के बाद वो धुल जाता है, सारा का सारा कलंक उसका साफ हो जाता है। और ये चैनल पे बैठ करके दुष्यंत साहब, आप सोचो जिस प्रदेश में जो है शराब बैन हो वहां पे 28-29 लोग मर जाते हैं। मैं अहमदाबाद गया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, गली गली मोहल्लों में इनके यहाँ शराब बिकती है और मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे शराब बिकती है और सब मिली भगत है। और इतने बड़े भ्रष्टाचार हैं, सुन लीजिए, इतने बड़े भ्रष्टाचार गुजरात में आज के टाइम में है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और आप वहां दिल्ली की बात कर रहे हो, आप खुद अपने गिरेवान में झांको एक बार, जरा आप देखो वहां पे क्या नाम है, गुजरात के अंदर घर घर में शराब बिकती है। आलोक जी, मैं चैलेंज करता हूं, अगर दुष्यंत जी, अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आप चले जाओ, केवल शराब की डिमांड करो, आपको गली गली मोहल्ले में शराब मिल जाएगी। अब आप कैसे परिचय देंगे जो गुजरात का जो मॉडल जिसकी बात की जा रही, जहां पर शराबबंदी को लेकर के किस तरीके से बात की जा रही है, उसके बाद मामले सामने आ रहे हैं, इसीलिए विपक्ष को कहने का मौका मिल रहा है। प्रदेश में शराब माफियाओं के संपर्क में होंगे, निश्चित ही गुजरात में जो शराब माफिया एक आध चल रहा होगा, उनके संपर्क में शराब वराब बिकवाने का काम करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पूरे गुजरात की मीडिया, इनके भी पक्ष के मीडिया के लोग होंगे, पूरे गुजरात का इनका सिस्टम। दुष्यंत जी आप बताइए, सबसे पहले आपने तो मीडिया को डिफाइन कर दिया कि इनके पक्ष के भी मीडिया होगी। मीडिया पत्रकार होता है, पक्षकार नहीं होता है। इस बात को ध्यान में बिठा लीजिए दुष्यंत यादव जी। पक्ष से मतलब नहीं, इनका मत करिए, जो खबर होगी वही दिखाई जाएगी। नहीं, आप निष्पक्ष पत्रकारिता और अगर आप इनके खिलाफ चले जाएंगे तो आप गुजरात में अगर शराब की जगह जगह जैसा ये बता रहे लेके जाए, चली जा रही है, आप लेके जाए ना शराब की दुकानों पे, वहां पे जहाँ गली गली बिक रही है। चंचल जी के जो संपर्क में लोग हैं, शराब के माफिया लोग, चंचल जी लेके जाए वहां पे छापे पड़वाएं, अभी जो मीडिया वालों को। अच्छा दुष्यंत, आपने सारी बातें कर दी, लेकिन जो हस्ताक्षर को लेकर के आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। 28 लोग वो फाइल को कैसे मंजूरी मिली, चर्चा करेगा, कौन विपक्ष को जवाब देगा, इस सवाल का जरा जवाब। एलजी ने हस्ताक्षर किएगा, एलजी ने तो सीबीआई के लिए कहा। एलजी ने, अगर एलजी को ये पॉलिसी अच्छी लगती तो वो सीबीआई के लिए कहते ही नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। सीबीआई के हस्ताक्षर का, एलजी के हस्ताक्षर है, अगर एलजी को ये नीति अच्छी लगती तो एलजी सीबीआई के लिए कहते, एलजी नहीं सीबीआई के लिए बोला है ना। अरे दुष्यंत ये बताओ कि जो 26-27 लोग गुजरात में मर गए वहां सीबीआई जांच कब कराओगे, आप बताओ ना। आप मांग उठाएंगे क्या गुजरात में सीबीआई की जांच कब होगी, अरे वहां आप बताइए ना वहां। अच्छा एक बात आलोक जी, सीबीआई अगर सीबीआई निष्पक्ष काम कर रही है तो गुजरात में जांच क्यों नहीं हो रही है? ऐसी विषम परिस्थिति में सीबीआई जांच का
आप मुझे बताइए सीबीआई जांच कहां होती है? जहां विषम परिस्थिति में कोई अपराध सीबीआई होता है, जांच वहां उसको होती है जहां पकड़ विषम नहीं परिस्थिति में आप मोदी जी सीबीआई के जांच विरोधी बैठ मजबूत जाते होते हैं। गुजरात में सीबीआई, जहां मोदी जी के गुजरात विरोधी में जब मजबूत हो वहां लोकल सीबीआई जहां जांच होने वाली तो वहां सीबीआई सीबीआई हो जाती है। तो वहां सीबीआई की जरूरत क्या है? आपकी रहेगी, लेकिन जहां सरकार आपकी होगी, वहां पे लोग सीबीआई उत्तर प्रदेश ईडी की में जांच नहीं हो बैठकर सकती है। गुजरात यही कहना में आपका है ना? देख रहे हैं क्या कर रहे हैं हाँ, भैया। बिल्कुल। अरे गुजरात में दुष्यंत जाके जी, देखो, चलिए सबूत लो, चर्चा इस पर तैयारी होना करके चाहिए आओ, कि तब शराब लो भैया। ठेकों में गुजरात में भ्रष्टाचार जिन्होंने का शराब बोलबाला काम है किया और इस पर ये लगाम मैं लगाने जी की बात से जरूरत है सहमत हूं कि और शराब क्या माफियाओं कुछ से इनके रूप पर संपर्क है। कितना तह तक जाने की जरूरत है, चर्चा इस पर होगी। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कुरुक्षेत्र जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।